जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय सुमन सर में। हम पार्ट 1 सीख चुके थे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिए थे। ठीक, तो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज से कुछ आगे पढ़ेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म हैं आप लोग अपने नोटबुक में VVI लगा लेंगे, हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा VVI है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्या है? चार्ज always comes with mass। ठीक, अर्थात एग्जाम में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, आवेश और द्रव्यमान में अंतर लिखिए। 2 नंबर का आता है, 2 को लिखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये VVI बन गया क्वेश्चन, आवेश और द्रव्यमान में अंतर लिखिए। ठीक, तो समझेंगे पहला चीज, पहले हम किताबी लैंग्वेज समझेंगे, फिर अपना लैंग्वेज, नहीं छोड़िए, पहले अपने लैंग्वेज में समझेंगे। मान लीजिए ये है चांगू, ये है मंगू। चंगू के पास जेब में 10 रुपया का सिक्का है। कितने का सिक्का है? 10 रुपया का सिक्का है। ठीक, अब ये मंगू के पास 5 रुपया का सिक्का है। 5 रुपया नहीं है, सिक्का, 1 रुपया सिक्का। ठीक, अब इतना बताइए कि इसका जेब भारी है कि इसका जेब भारी है। आप तो आसानी से कह दीजिएगा कि सर चंगू का भारी है, क्योंकि इसके पास 10 को सिक्का, उसके पास 5 को सिक्का। क्लियर है बात इतना? ठीक, तो इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये सिक्का चाहें 5 गो या 2 सिक्का हम दे दिए एकरा, तो इसका भी भारी होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए एकरा पास है 5 गो, एकरा हम 6 गो निकाल के सिक्का दे दिए, 11 सिक्का एकरा हो गया। अर्थात क्या, अब इसका जेब भी हल्का, इसका जेब भी भारी। क्लियर बात इतना? अब देखिए, तो इसमें कर्जदार कौन हो गया? तो ये हो गया कर्जदार और ये हो गया बॉस। अरे हम पैसा लेंगे। ठीक, तो अर्थात इस पे धनात्मक आवेश और इस पे ऋणात्मक आवेश। यहाँ आवेश की चर्चा हम किए, ये ध्यान रखिएगा। जो दिया वो धनात्मक, जो लिया वो ऋणात्मक आवेश। लेकिन पूछेगा द्रव्यमान, एग्जाम में क्या पूछेगा? द्रव्यमान। तो इसका एग्जाम में आता है लास्ट में, देखिएगा इसका और उसका करके आएगा। इसका द्रव्यमान पूछेगा और उसका द्रव्यमान। तो इसका बोले तो इसका, उसका बोले तो उसका। ठीक है, तो जब देंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, सॉरी उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। देंगे तो उसका जेब भारी ना होगा और इसका द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना kg, इतना है, यानी एक मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg के लगभग बराबर होता है, शायद ये होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg, इसके बराबर होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका जेब भारी, लिए तो हल्का। ठीक, यही समझना है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अर्थात क्या, हम इसको दिए 1 कूलाम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दिए या 1 कूलाम आवेश दिए। क्लियर है बात? या 1 इलेक्ट्रॉन समझिए दिए, ये हो गया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम दे दिए। 1 इलेक्ट्रॉन दिए ना, इसका मतलब इतना दे दिए। इसका मतलब क्या हो, जो आवेश है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। ये तो द्रव्यमान है, ये है ना द्रव्यमान, इसका वजन होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, लेकिन इसके साथ आवेश नहीं है। लेकिन जहां पे आवेश है वहां पे द्रव्यमान होगा, लेकिन जहां द्रव्यमान है वहां आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलिए, इतना क्लियर हुआ? ठीक, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? जहां द्रव्यमान है
वहाँ ये जरूरी नहीं है कि आवेश होगा, लेकिन जहाँ आवेश है वहाँ द्रव्यमान होना है। क्लियर बात इतना? अब समझिएगा। चलिए, क्लियर हुआ बात? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आवेश वाली बात समझ में आई, ये वाला। अब चलते हैं आवेश और द्रव्यमान में अंतर। ये 2 नंबर का पेपर में आता है, ये हमेशा लिख लीजिएगा। आवेश ऑब्जेक्टिव बनता है हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, लेकिन द्रव्यमान के साथ आवेश नहीं आता है। क्लियर है इतना? जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान होगा, और जहां पे द्रव्यमान हो वहां आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है इतना बात? चलिए, इसके बाद आवेश और द्रव्यमान। जो आवेश होता है, ये अंतर लिख रहे हैं, ठीक है? आप लोग कॉपी में लिखिएगा, नोट्स बनाइए। आवेश जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्लियर है बात इतना? बोलिए, इतना क्लियर हुआ? ठीक। इसके बाद जो आवेश होता है ना, अच्छा पहले ये देखिए, और जो मास होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। कभी -5 किलो सुने, कभी -10 किलो सुने, कभी -50 किलो सुने नहीं ना? इसीलिए द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। जो चार्ज है डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, यानी आवेश हमेशा चाल पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है इतना? और इसमें एक फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे, m बराबर m0 √1/v² - c²। ये है रेस्ट बॉडी, ये है मास ऑफ बॉडी, ठीक। c है प्रकाश की चाल, v है आदमी का वेग। ठीक। सपोज करिए एक आदमी खड़ा है, ठीक, आराम से खड़ा है, तो इसका जो चाल होगा अर्थात मास होगा, ठीक है, यहाँ चाल की भी चर्चा हुई है। सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए आदमी कितना वेग से दौड़ेगा। 100 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर, 300 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, इससे दौड़ेगा। लेकिन प्रकाश की चाल सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से। मान लीजिए 100 है, 13 से भागा देंगे तो लगभग इतना ये मतलब खत्म हो जाएगा ही, बचेगा मोटा मोटी 1, और 1 को ऊपर से जो भी करेंगे, अर्थात क्या निकला यहाँ से बात कि यदि कोई आदमी रेस्ट में है तो उसका चाल यानी मास कम होगा। रेस्ट में है ना, तो उसका वेग कम, और जैसे ही कोई आदमी दौड़ना शुरू कर दे उसका चाल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अर्थात कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका चाल कम होगा, और यदि दौड़ना शुरू कर दे तो उसका चाल बढ़ेगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यही है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। आवेश का संरक्षण नेक्स्ट वीडियो में हो गया 10 मिनट का। चलिए, कोई बात नहीं, इस टॉपिक को देख लेते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत में क्या कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी
be created nor be destroyed. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी आवेश को कभी भी ना ही निर्माण किया जा सकता और ना ही बर्बाद किया जा सकता है, बट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड one body to another body. One body to another body. क्लियर है बात इतना? ठीक, बोलिए। आवेश का ना ही तो निर्माण किया जा सकता, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, आवेश का ना ही तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे बर्बाद किया जा सकता है, यह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। क्लियर है बात? सपोज एक और है इसका परिभाषा, द टोटल चार्ज, समझ में आ रहेगा, द टोटल चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज एन आइसोलेटेड, अभी समझाते हैं आइसोलेटेड क्या है। तन्हाई में रहने वाला आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। सपोज करिए ये एक बक्सा है और ये भी एक बक्सा है, ठीक है, क्लियर बात इतना? इस बक्सा में 5 गो गेंद है, मानो 3 गो गेंद है, क्लियर है बात? मान लीजिए एक है 3 कूलम का, एक है -6 कूलम, एक है +5 कूलम, इसमें है 2 कूलम -6 कूलम, अब पूछ रहा है अगला जो होगा वो कितना कूलम का होगा। क्लियर बात? क्या कह रहा है? दैट आइसोलेटेड सिस्टम, मान लीजिए ये एक बक्सा है, ये भी एक बक्सा है, ठीक, उसमें 3 गो गेंद रखल है, गेंदबा को लाए ढंढना दिए, बात समझ में? तो वही अंदर वाला जो गेंद होगा वही ने इसका स्थान ये पकड़ेगा, इसका स्थान ये, इसका स्थान ये, इसका स्थान ये। क्लियर है बात इतना? और एक चीज बताएं, स्केलर क्वांटिटी को जोड़ दीजिए जैसे तैसे, कोई फर्क पड़े वाला नहीं है, वेक्टर में दिक्कत हो जाए डायरेक्शन का, ठीक। तो देखिए क्या कुछ नहीं करना है, +3 कूलम +5 कूलम -6 कूलम बराबर 2 कूलम -6 कूलम प्लस क्वेश्चन मार्क, 5 3 8, 8 में से 6 गया, 2 कूलम बराबर 2 कूलम, ये हो गया 6 कूलम माइनस का 4 कूलम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, यानी 2 कूलम इनने आया प्लस का 4 कूलम बराबर क्वेश्चन, यानी 6 कूलम यहाँ पे आएगा, 6 कूलम कितना आएगा, 6 कूलम। बाकी आप 6 कूलम आएगा ना तो आप माइनस कर लीजिए, जितना इधर आया ना 2 कूलम, यहाँ भी आएगा 2 ही कूलम। आप देखिए +6 यहाँ रखेंगे, प्लस में आ गया 2 कूलम, यानी इधर और इधर कितना भी वैल्यू रख लें उतना ही रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, ना ही चार्ज घटेगा ना ही चार्ज बढ़ेगा। उम्मीद है समझ में आया हो। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q1 डैश Q2 डैश, ऐसे खाली डैश मार दीजिए, जो ही आएगा आंसर वही हो जाएगा। स्केलर का बिल्कुल आसान तरीका। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।